हेलो वेलकम एवरीवन दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो आज वापस से हम लोग आ चुके हैं अपना अगला वीडियो लेके, अगला लेक्चर लेके। दैट इज हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग करंट और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है उसको स्टडी करने वाले। तो हम लोग का जो पिछला वीडियो बना हुआ था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था और हम लोग पूरी तरीके से आप समझ जाते हैं, समझ सकते हैं कि करंट क्या होता है, उनकी क्वांटिटी जो है उसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, उनका ऐसा यूनिट क्या होता है। सेम हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझते हैं, कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है, उनका ऐसा यूनिट क्या है और उनका कुछ फॉर्मूला जो था वो भी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो वेलकम वंस अगेन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो सब लोग रेडी हो जाओ, जो भी आपका नोटबुक पेन पेंसिल सब लोग लेके रेडी हो जाओ और हम लोग आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर होगा रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसको हम लोग ओम्स लॉ भी बोलेंगे। तो हम लोग ओम्स लॉ को आज डिस्कस करने वाले। व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? तो देखो हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से डील करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से डील करने में एक क्वांटिटी जो हमें सब पता रहना चाहिए दैट इज करंट, और जो दूसरी क्वांटिटी है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था वो भी हम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। करंट का हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था चार्ज अपॉन टाइम, और पोटेंशियल डिफरेंस बी का हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इनका रिलेशन क्या होता है, ये दोनों के बीच में क्या कोई गहरा संबंध छुपा हुआ है, कुछ रिलेशन है क्या, क्या हम लोग इससे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये चीज को समझने के लिए हमारे पास साइमन ग्रीगर ओम्स थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्टडी किया था और उन्होंने ये देखा कि सारे सर्किट में वोल्टेज और करंट है ना कॉमन एक बिहेवियर शो कर रहे हैं, और वो बिहेवियर को उन्होंने स्टडी किया और अपने नियम के हिसाब से उन्होंने दे दिया, जिसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला देखते हैं हम लोग। उन्होंने बोला कि सपोज अगर हम लोग पहले एग्जांपल से देखेंगे, अगर आपके पास एक वायर है, ये इस तरीके से वायर है, ठीक है, इस वायर को आप एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दो, या तो कुछ भी हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने बोला यहाँ पे हम लोग ने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कुछ हम लोग ने पावर सप्लाई दिया, पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों के अक्रॉस में डेवलप हो गया जिसकी वजह से, और उसकी वजह से कुछ पावर सप्लाई यानी कि करंट हम लोग को दिखने लगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता तो उन्होंने देखा जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। उन्होंने देखा कि अगर वोल्टेज को आप डिक्रीज करते हो तो जो करंट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये कौन सा रिलेशन हो गया, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं जैसे हम लोग यहां से, तो हम लोग देख रहे हैं कि करंट भी इंक्रीज हो रहा है। और जब उन्होंने देखा कि वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं तो जो सर्किट में वायर में कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर का करंट भी डिक्रीज हो जा रहा है। तो उन्होंने ये चीज को बहुत डिटेल में स्टडी किया, समझने की कोशिश की, अरे ये क्या है, तो उनको पता चला यस देयर इज सम रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो उन्होंने बोला कि अगर आप वायर जो रखे पूरे सिस्टम के लिए, पूरे प्रैक्टिकल के लिए, पूरे चीज के लिए अगर वायर को सेम रखते हो, आप कोई चेंजेस वायर में नहीं करते, उसकी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज नहीं करते, जैसे कि उसका आप साइज नहीं चेंज करते हो, आप उसका टेम्परेचर नहीं चेंज करते हो, आप उसका एरिया नहीं चेंज करते हो, ऐसे कुछ कुछ फिजिकल फैक्टर्स को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप देखोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और वो करंट है ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम होगा तो जो पहला वाला है वो भी कम हो जाएगा। तो ये उन्होंने बोला कि अगर हम लोग इसके फिजिकल क्वांटिटी को, उन्होंने अपने स्टेटमेंट बोला कीपिंग द फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट, कीपिंग द फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, अगर मैं ये चीज को कांस्टेंट रख देता हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस applied across conductor, applied across कंडक्टर, जो यहां पे डेवलप हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से, अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट, करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट या तो इन दी कंडक्टर, फ्लोइंग इन द कंडक्टर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ के रखना, याद करने जैसी कोई भी चीज नहीं, बहुत सिंपल है। फिर से देखेंगे,
अगर आप सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आप देखते हो कि 2 पॉइंट के बीच में इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर हम लोगों ने इसके वायर का फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं आपको, तो आप इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आप ले सकते हो टेम्परेचर, आप ले सकते हो लेंथ, आप ले सकते हो एरिया, और भी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कीपिंग द फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट। अगर मैंने इस कंडक्टर का फिजिकल क्वांटिटी को कोई चेंज नहीं किया है तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अब मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं मैथमेटिकली, इसको मैं लिख सकता हूं मैथमेटिकली कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप ये हटाओगे तो रूल है हमें पता है, ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, राइट, इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट आएगा के, और ये जो के होता है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और इसका नाम हो जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का नाम हम लोग क्या रख देते हैं? रेजिस्टेंस रख देते हैं, जिसको आप आर से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू आर इंटू आई, या तो आप इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और इसी नियम को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। तो यहां से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बना दिया। देखो अब यहां से हम लोग आर कांस्टेंट का भी फॉर्मूला बना देते। देखो अगर मैं V अपॉन आई कर दूं, आई को इधर बुला लूं, तो ये जो आर आएगा ये कांस्टेंट, ये हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। आर का फॉर्मूला बन गया V अपॉन आई। तो यही हम लोगों का सिस्टम है कि अगर आप किसी भी वायर के अंदर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट को भी बढ़ना पड़ेगा, अगर आप वोल्टेज को कम करोगे तो करंट को भी कम होना पड़ेगा। यही नियम है। अगर मैं इसके अंदर V को बढ़ाऊं और I को कुछ नहीं करूं तो I ऑटोमेटिक चेंज होगा, सो दैट जब भी आप V अपॉन आई की वैल्यू रखोगे तो आपको जो R मिलेगा हर बार सेम मिलेगा, अगर आपने इसके फिजिकल क्वांटिटी को चेंज नहीं किया है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये हमें 10 मिला, V की वैल्यू 10 मिला, तो I की वैल्यू कुछ मिला 5 मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो इसकी वजह से R की वैल्यू क्या आएगा? R आएगा V अपॉन आई, V का वैल्यू क्या है? 10 अपॉन I का वैल्यू क्या? 5। तो आपको आंसर क्या मिल गया? 2 मिल गया, राइट। अगर सपोज आपने ना V को 20 कर दिया तो I कितना हो जाएगा देखते हैं। ऑटोमेटिक ये चेंज करने से ये अपने आप को सेट कर लेता है, देखते हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V का वैल्यू कितना है? 20 है, अपॉन ये हमें नहीं पता, लेकिन आना कितना चाहिए? 2 ही आना चाहिए, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है, R की वैल्यू 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 10। तो ये करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझने के लिए दिया है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है वैल्यू हर बार मिलेगा, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ हो गया। अभी इसका यूनिट बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एसआई यूनिट। अभी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट क्या बनेगा? देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? हमें पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, अपॉन करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर, या तो आप इसी को दूसरा नाम रख सकते हो ओम्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसको कभी कभी इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, हर बार इसी सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। तो याद रखना ये रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है यह हमेशा हर एक कंडक्टर के अंदर होगी, लेकिन याद रखना है हर एक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि सेम होगा, लेकिन हर एक सिस्टम के लिए, यानी कि ये जो सिस्टम है अब इसके अंदर आप इसमें कुछ भी चेंज करो करंट इसी हिसाब से चेंज होगा कि इस वाले सिस्टम का रेजिस्टेंस कभी बदलेगा नहीं। अगर आपने कोई दूसरा सिस्टम लिया, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है सेम होगा, अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कीपिंग द फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया सब लोगों को। इसका अच्छे से नोट्स बना लो, स्नैपशॉट ले लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो अब मिटा दूं मैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो याद रखना है आपको V इज इक्वल टू आई आर, या तो R इज इक्वल टू V बाय आई, ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी
तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी मतलब होता है किसी भी कंडक्टर का जो कंडक्टिंग करने का पैरामीटर है, वैल्यू है, वो कितना हो सकता है, वो हम लोग को बताता है, जिससे हमें पता चलता है वो कंडक्टर अच्छा है या ठीक नहीं है करंट कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो है इसको हम लोग बेसिकली इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल से। अभी रेजिस्टिविटी क्या होता है उसको दिखाता हूं मैं। जैसे मैंने बोला कि एक वायर है, ये एक कंपैरिजन करेंगे और पहले समझते कि होता क्या है। सेम वायर है, दो सेम साइज सेम फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला इसका रेजिस्टिविटी 100 यूनिट है, ऐसे मान लेते हैं अभी, और मैंने बोला इसका रेजिस्टिविटी 20 यूनिट है। देखो डिफरेंस क्या है, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो 100 यूनिट है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को बता रहा है। तो इसका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस ऑफर करने का जो इसके पास ताकत है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो अगर इसके पास रेजिस्टेंस ऑफर करने का ताकत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा ये गुड कंडक्टर नहीं है, ये अच्छे से कंडक्ट नहीं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस करने की ताकत, रेजिस्टेंस ऑफर करने की ताकत बहुत ज्यादा है, तो ये बैड कंडक्टर हुआ, ये तो गुड कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं। अगर इसकी रेजिस्टिविटी 20 है मतलब बहुत कम है रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर करने की ताकत कम है, रेजिस्टेंस दे नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है, कंडक्टर का काम करेगा। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू से हमें पता चलता है कोई भी मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यानी कि बैड कंडक्टर है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एक आपके पास ये वायर है, ठीक है, मान लेते हैं, अभी एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, रियल में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। अगर इसका लेंथ मैं बोल देता हूं 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर, और मैं बोलता हूं कि चेक किया गया और इसका रेजिस्टेंस हम लोग को 5 ओम दिखा, ऐसे ही कोई भी एक हम लोग ने वैल्यू ले लिया। जब हम लोग ने देखा इस वायर का लेंथ 10 मीटर था, रेजिस्टेंस 5 ओम दिखा, फिर मैंने क्या किया, इस मटेरियल का लेंथ बढ़ा दिया, और मैंने लेंथ बढ़ा के इस मटेरियल का 20 मीटर कर दिया। फिर हम लोग ने वापस से चेक किया और अब देखा कि अरे ये तो 10 ओम हो गया। कितना हो गया रेजिस्टेंस, 10 ओम हो गया। तो अब यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि हम जब लेंथ को बढ़ाए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। और जब आप लेंथ को कम कर दो, जैसे आपने लेंथ को 5 मीटर कर दिया, तो आप देखोगे रेजिस्टेंस भी 2.5 ओम हो गया, कम हो गया। तो ये देखा गया कि अगर आप किसी भी वायर का लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस उस वायर का बढ़ जा रहा था, और जब आप लेंथ को डिक्रीज कर रहे थे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जा रहा था। फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रहे थे, देखो ओम्स ने बताया था फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखोगे तो ही आर वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, हम लेंथ को बदल रहे हैं, मतलब मैं फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट नहीं रख रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है, जब आप लेंथ को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ को कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। तो इसको लिखा जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इसको मैं अगर लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते अब। फिर ये देखा गया, ये पहला केस। फिर ये देखा गया था अगर सपोज एक और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डील किया जाए, जैसे ये आपका वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हम लोग ने देखा कि अभी 10 है, 10 मीटर स्क्वायर। तो जब हम लोग ने रेजिस्टेंस चेक किया, मान लेते 5 मीटर, सॉरी नॉट मीटर, ओम आया, ऐसे मान लिया। ठीक है, फिर से अब हम लोग एरिया देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, इधर पे लेंथ देखा था, इधर एरिया। जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 मीटर स्क्वायर था तो देखा गया रेजिस्टेंस 5 है, ओके। फिर मैंने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, डबल कर दिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ में कोई चेंज नहीं किया। जब हम लोग ने क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 20 मीटर स्क्वायर कर दिया तो देखा गया इसका रेजिस्टेंस 2.5 ओम हो गया, कम हो गया, राइट, कितना हो गया, कम हो गया। फिर हम लोग ने क्या देखा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इससे भी पतला कर दूं, छोटा कर दूं, ये,
कम कर दिया, कितना हो गया 5 हो गया मान लेते, 5 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग ने देखा इसका रेजिस्टेंस 10 हो गया, बढ़ गया। ध्यान देना, जब आपका एरिया 10 था रेजिस्टेंस 5 दिखा, फिर मैंने इसके हिसाब से इसका एरिया बढ़ा दिया 20, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। और जब इसके हिसाब से एरिया मैंने कम कर दिया रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो क्या हो गया, इसका मतलब एरिया बढ़ाने से, एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम लोग को क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो लेंथ जो है वो साथ में चल रहा है, रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो लेंथ भी बढ़ गया, ये धोखा दे रहा है एरिया। रेजिस्टेंस को सॉरी हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस को बढ़ाया, देखा गया रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो एरिया अपने आप कम हो गया। तो ये क्या है, ये इनवर्स है, फॉलो नहीं कर रहा, इनवर्स रिलेशन है, तो मैंने लिख दिया इनवर्स रिलेशन। तो ये दोनों को अब हम लोग ने कंबाइन किया, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कर लो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये मिलेगा आपको रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, फिर आपको ये मिलेगा, ये हटेगा, इक्वल टू ए कांस्टेंट आएगा एल अपॉन ए, और ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, राइट। और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है किसी भी वायर के लिए, कैसा होता है, कांस्टेंट। चलो इसका फॉर्मूला बना लो, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर, ए ऊपर आ जाएगा अपॉन एल, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसको सही से लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगा, इसका मतलब वो जो वायर है वो सही कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर की तरह काम करेगा। अगर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है मतलब वो एक कंडक्टर है। तो अभी चलो इसका एसआई यूनिट भी बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये क्या रेजिस्टेंस है, ओहम, पिछले टॉपिक में देखा था, एरिया मीटर स्क्वायर, राइट, लेंथ क्या होता है मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ओहम मीटर। तो ओहम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओहम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्लियर है। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, अगर आप इसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी मिलेगा। और इसका जो एसआई यूनिट होगा कंडक्टिविटी का, ये होगा इसका उल्टा, जो होगा ओहम इनवर्स, या तो इसको सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस, ठीक है। तो ये की पॉइंट है, इसको भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिस आर दी सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो आई होप कि सब लोग को रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आया, दैट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, और हम लोगों को किसी भी मटेरियल के रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में भी पता चल गया। तो याद रखना रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बोथ आर अपोजिट। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है मतलब वायर एक गुड कंडक्टर है, कंडक्टिविटी कम है तो वायर एक बैड कंडक्टर है, राइट। तो यही था हमारा टॉपिक आज का, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप फटाफट नोट्स बना लो, प्रिपेयर कर लो, ये टॉपिक को अच्छी तरीके से आपके जहन में डाल दो और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ओके। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों को भी बताना है, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना है, हमेशा हमारे साथ ऐसे ही सीखते रहना है। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।